हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th क्लास की अपन ने स्टार्ट की है, जो कि जीरो से अपन आगे तक चलेंगे। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स की और नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ध्यान रखना भाई, बेस रहेगा नॉमेनक्लेचर एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो कंप्लीट ऑर्गेनिक आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। तो देखिए, लास्ट जो अपन टॉपिक डिस्कस किया था वो था क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में अपन ने बात की थी क्लोज्ड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसके अंदर अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के फिर अपन ने पार्ट देखे थे, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी मैंने दो पार्ट डिवाइड किए थे, एक बेंजीनोइड यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक में आएंगे, और कुछ बेंजीन कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, जस्ट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसमें एक एग्जाम्पल बताया था एजोलिन का। अगर आप चाहो तो देखो, एक एनसीईआरटी में और दे रखा है ट्रोपोलोन, एक एग्जाम्पल और दे रखा भाई ट्रोपोलोन। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक है। अब ये सब चीज़ें हैं ना, आपको फुल डिटेल से जब एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, उसकी मैं डिटेल से आपको उस समय पढ़ाऊंगा। अभी अपन जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल देखा था ट्रोपोलोन का। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर की। जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है वो अपने पास है नॉमेनक्लेचर। पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन, सेकंड टॉपिक ले रहे हैं अपन नॉमेनक्लेचर। ठीक है भाई। अब देखो, जनरली अपन नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो नॉमेनक्लेचर के जो सिस्टम्स हैं जिसमें अपन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं वो अपने पास तीन सिस्टम होते हैं। ट्राइबल सिस्टम, जिसको आप कॉमन सिस्टम भी कह सकते हो। दूसरा डेरिवेटिव, जो बंद कर दिया गया है डेरिवेटिव, और तीसरा है IUPAC। ठीक है भाई। अब डेरिवेटिव, जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक्स की बात करें तो डेरिवेटिव उनका नॉमेनक्लेचर जैसे 10th क्लास से ऐड कर रखा है। ठीक है। और CBSE की बात करें तो डेरिवेटिव को हटा दिया गया है और केवल ट्राइबल और IUPAC अपना चल रहा है। ठीक है। तो बात करेंगे ट्राइबल नॉमेनक्लेचर की। तो ट्राइबल नॉमेनक्लेचर से पहले कुछ टर्म्स, जैसे टर्म्स कैसे, अगर मैं बात करूँ किसी एल्काइल ग्रुप की तो आपको पहचानना होता है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, पहला। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे एराइल ग्रुप की। तीसरा डिस्कस करेंगे अपन बेंजाइलिक ग्रुप की। कुछ ग्रुप्स के बारे में बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना। चौथा अपन डिस्कस करेंगे एलाइलिक ग्रुप की, और पांचवा डिस्कस करेंगे अपन विनाइलिक ग्रुप की। चलिए, ये कुछ ग्रुप्स है, पहले इनके बारे में टर्म्स अपन को समझ लेनी है। अब देखो, एल्काइल ग्रुप क्या है, कैसे बनता है। देखो, जनरली अगर मैं बात करूं किसी एल्केन की तो R और H, यानी R का मतलब कोई कार्बन चेन वाला कंपाउंड है और उससे क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। जैसे CH3H, अगर RH से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं CH3H, ऐसे ही CH3CH2H। ठीक है। तो ये कोई एल्केन है, क्या है, ये कोई एल्केन है। और इस एल्केन में से देखो क्या बना हुआ है, अगर गौर से देखो तो एल्क प्लस एन से बना हुआ है एल्केन। किससे बना हुआ है, एल्क प्लस एन से एल्केन बना हुआ है। तो अगर मैं इस एल्केन में से इस हाइड्रोजन को क्या कर दूं, हटा दूं। हटा दूं का मतलब, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ हटेगा, ये जो एन है वो इस वाइल से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से ये हाइड्रोजन हट गया और सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो, ये एल्क जितने कार्बन थे उतने कार्बन का एल्क तो एज इट इज रह गया, लेकिन हाइड्रोजन हट गया। और हाइड्रोजन हटते ही मैंने क्या कहा, ये हाइड्रोजन जैसे एक हटेगी, ये YL से क्या हो जाएगा, N सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा दी जाए तो एन हट करके एन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, YL से, वो क्या बन जाएगा, एल्काइल बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं इसको इधर लिख रहा हूं भाई, जैसे मैं इधर एग्जांपल की बात करूं, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं भाई। मैंने लिया CH4, क्या है ये, मीथेन। CH4 क्या है अपने पास, मीथेन, मीथ प्लस एन। अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं तो ये बन गया CH3 फ्री वैलेंसी। तो अब जो एन है वो क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन हटता है YL अटैच होगा, तो ये मीथ, तो नंबर ऑफ कार्बन तो ऐसे कैसे रहेगा, एक कार्बन का था ऐसे कैसे। अब यहाँ पर इस एन की जगह क्या अटैच हो जाएगा, YL, और ये क्या बन जाएगा भाई, यस, मिथाइल। ऐसे अगर मैं ईथेन की बात करूँ तो ये CH3 CH2H लिख सकता हूँ।
अब ये मैंने पूरा कंप्लीटली बता दिया है कि एल्क होते क्या है। एल्क मैंने बताए थे कि एल्क में अगर एन अटैच करता हूँ तो एल्केन, अगर एल्क में ईन अटैच करता हूँ तो एल्किन, और अगर एल्क में आइन अटैच करता हूँ तो एल्काइन। और फर्स्ट मेंबर जो एल्केन का वो एक कार्बन यानी मीथेन से चालू हो जाएगा, लेकिन एल्किन और एल्काइन में डबल बॉन्ड होने की वजह से, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 वाला फर्स्ट मेंबर होगा। जैसे एल्किन में ईथीन फर्स्ट मेंबर होगा और एल्काइन में इथाइन फर्स्ट मेंबर होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ अपने पास क्या है, ये ईथ प्लस एन, ईथेन है। तो जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस हटाया, सब्स्टिट्यूट रिमूव किया, तो ये YL इस एन को क्या कर देगा, हटा देगा। और यहाँ ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, दैट मीन्स ईथ तो ऐसे कैसे था, अब क्या जुड़ जाएगा ईथ के साथ में YL, क्या बन गया, इथाइल बन गया। इसी कंपाउंड को आप ये लिख सकते हो, देखो कितने कार्बन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 5, इस तरह से। तो ये भी अपने पास इस कंपाउंड को लिखने का तरीका रहेगा। क्या बात समझ में आ गई। ऐसा ही इथेन से मीथेन से मिथाइल बन गया, इथाइल बन गया, प्रोपाइल बन गया, ब्यूटाइल बन गया, पेंटाइल बन गया, हेक्साइल बन गया। इस तरह से अपन एल्केन से एल्काइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए, बात थी अपन नेक्स्ट सेकंड ग्रुप की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ले लिया। चलिए, ये तो था अपने पास पहला ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। चलिए सेकंड ग्रुप की बात करता हूं। सेकंड जो ग्रुप है वो अपने पास है एराइल ग्रुप। क्या है भाई, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप कह दो या इसको फिनाइल भी कह सकते हो आप जनरली, फिनाइल ग्रुप। अब देखो, अपन ने बेंजीन देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर, ये है बेंजीन अपने पास, जिसमें देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेंजीन इस तरह से स्ट्रक्चर में है, देखिएगा ये है हेक्सेन, और यहाँ ये पाई बॉन्ड, यहाँ ये पाई बॉन्ड, और यहाँ ये पॉइंट। ठीक है भाई। और जितने भी कार्बन हैं, ध्यान रखना, ये जितने भी कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हैं। कौन से में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है सभी के सभी। ठीक है भाई। अब ये कैसे आया, इसके लिए भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाना है जो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रहेगा, तो वो मैं अलग से बना करके आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई। अब सुनिए, तो यहाँ ये क्या है कि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिडेशन निकाल जाता है। किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कह रहे हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस जितने लोन पेयर कौन से यूज करेंगे, लोकलाइज लोन पेयर। तो अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालता हूँ तो लोकलाइज लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। चलिए, ये अपन डिस्कस करेंगे बाद में। और यहाँ जो हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो देखो, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई है। ऐसे यहाँ पे देखें तो ये सिग्मा हाइड्रोजन का और ये सिग्मा। ठीक है, ऐसे चाहो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देखिए, ये लीजिए, ये सिग्मा, ऐसे इस कार्बन से भी सिग्मा बन रहा है हाइड्रोजन के साथ में, और ये फिर सिग्मा बन गया। ऐसे यहाँ से भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ऐसे यहाँ से भी देखें तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो देखो कितने सिग्मा हो रहे हैं, गौर से देखिए, एक तो ये सिग्मा, एक ये कार्बन कार्बन के बीच में, फिर ये सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा, और जो पाई बॉन्ड वो कितने हैं, देखो गौर से। तो अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं भाई, यस 3। कौन कौन से, देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये रहा। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, यस काउंट कर सकते हो आप। देखो वापस काउंट कर रहा हूं मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो कितने हो रहे हैं भाई, यस 12। ठीक है। तो अब देखिए, इस बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को कहीं से भी हटा देता हूं, क्या कह रहा हूं, इस बेंजीन में से जो 6 हाइड्रोजन है इस तरह से, इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो जैसे हाइड्रोजन हटाओगे ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये था C6H6 और अब क्या रह गया, ये C6H5 और फ्री वैलेंसी। यानी ये जो कंपाउंड्स को आप एराइल भी कह सकते हो या जनरली अपन इसको क्या कहते हैं, फिनाइल कहते हैं। क्या बात समझ में आई। चलिए फटाफट इसका भी शॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो चलिए भाई आगे वाले ग्रुप की बात करते हैं अपन। तीसरा ग्रुप ये हो गया अपने पास। तीसरा ग्रुप अपने पास बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप।
ठीक। अब बेंजाइलिक ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं। इसमें देखो नाम दिख रहा है बेंजाइलिक में बेंज, तो सबसे पहले बात करें बेंजीन की। ये अपने पास बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन पर मैंने एक लगा दिया CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं अभी मैंने बताया, यस मिथाइल बोलते हैं। तो ये मिथाइल इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आप क्या कह सकते हो, इस कंपाउंड को मिथाइल बेंजीन कह सकते हो। बात समझ में, बेंजीन से मिथाइल जुड़ा हुआ इसलिए मिथाइल बेंजीन, अगर इथाइल होता तो इथाइल बेंजीन बोल देता मैं, ठीक है। अब इसी कंपाउंड को एक जो कॉमन नेम है, फेमस कॉमन नेम है, वो इसको बोलते हैं टॉलोइन। क्या कह रहा हूँ मैं इसको, टॉलोइन। ये थोड़ा याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, याद करनी, एक दो बार याद हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपने को यूज होंगे। ये अपनी केमिस्ट्री में कंटिन्यूसली जब यूज होगा तो ये अपने आप आपको नेम याद हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये तो टॉलोइन था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस टॉलोइन में जो मिथाइल ग्रुप है, भाई इसको कैसे घुमा के दूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल में से इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए। जैसे ही यहाँ से ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का बन गया, ये लीजिए, और इसी ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, यस बेंजाइलिक ग्रुप कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इसी ग्रुप को बेंजाइलिक ग्रुप कह रहा हूं, ठीक है। तो ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं Cl जोड़ दूंगा तो बेंजाइलिक क्लोराइड, अगर OH जोड़ दूंगा तो बेंजाइल अल्कोहल, अगर CN जोड़ दूंगा तो बेंजाइलिक साइनाइड, और अगर Br जोड़ दूंगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड, और अगर NH2 जोड़ दूंगा तो बेंजाइल अमीन बन जाएगा। तो इनका फिर अपन नेम देना अपने लिए, यानी मैं कह सकता हूँ इनका नाम मैं आसानी से फर्दर जब नेक्स्ट कंपाउंड्स में अपन नॉमेनक्लेचर में पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो वो मेरे लिए आसान हो जाएंगे और आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है, समझने के लिए। तो ये था अपने पास बेंजाइलिक ग्रुप। अब बात करते हैं एलाइलिक की। तो देखो एलाइलिक ग्रुप को पहचानना है कि कहाँ एलाइलिक ग्रुप होगा, तो सिंपली सी बात करते हैं। मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की, देखो पहचानिएगा ये क्या है। तो आप देखोगे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब एल्कीन है। एल्कीन है क्योंकि अगर मैं हो सकता है इस कंपाउंड को एल्कीन को ऐसे लिख दिया जाए C3H6, तो अपन जानते हैं जितने कार्बन के जस्ट डबल अगर हाइड्रोजन है तो 100% वो कंपाउंड क्या है, यस एल्कीन या साइक्लो एल्केन, ठीक है। ये अपन और भी डिस्कस करेंगे जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो कैसे एल्कीन और साइक्लो एल्केन के बीच में एक रिंग आइसोमेरिज्म होती है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अभी अपने पास कितने कार्बन, 3 कार्बन, इसलिए प्रोप। 3 कार्बन का एल्क क्या हो गया, प्रोप। मैथ 1 कार्बन का, एथ 2 कार्बन का, प्रोप 3 कार्बन के लिए, और ब्यूट 4 कार्बन के लिए। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, ठीक है। अब देखो ये प्रोप हो गया, तो कितने कार्बन है, 3, इसलिए प्रोप। अब डबल बॉन्ड इसलिए क्या अटैच कर दूंगा इसमें, यस प्रोपीन। अब इस प्रोपीन में से अगर मैं इस कार्बन की हाइड्रोजन हटा दूं, किसके, इस CH3 वाले कार्बन की हाइड्रोजन हटा दूं, तो देखो क्या बनता है, कुछ इस तरह का कंपाउंड ये बनेगा। बात दिख रही है, ये बात समझ में आई कि जो कंपाउंड है जिसमें मैंने मिथाइल में से एक हाइड्रोजन हटा दी, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन हटती है, ये जो ग्रुप बनता है, इसी ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं, यस एलाइलिक ग्रुप नाम देते हैं। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ पर Cl जोड़ूंगा तो एलाइलिक अल्कोहल क्लोराइड हो जाएगा, Br जोड़ूंगा तो एलाइलिक ब्रोमाइड, अगर OH जोड़ूंगा तो एलाइलिक अल्कोहल। इस तरह से अपन इनके नाम दे सकते हैं। अब अपने पास जो लास्ट बच रहा है वो बच रहा है विनाइलिक ग्रुप, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। चलिए अब बात करते हैं अपन लास्ट ग्रुप विनाइलिक ग्रुप की। सीधा सीधा देखो समझना है, केवल आपको पहचानना है कि कौन सा ग्रुप का क्या नाम होगा, बस ये पहचानना है। अब चलो बात करते हैं विनाइलिक ग्रुप की या विनाइल ग्रुप की, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप के लिए मैं सबसे पहले मैं नाम दूंगा इस कंपाउंड का, कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है एक्चुअल में, डबल बॉन्ड देख रहे हो, यस। कितने कार्बन है, 2, इसलिए ईथ। डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगा दूंगा मैं, ईथीन, यानी C2H4, यही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ईथीन में से किसी भी एक कार्बन में से मैंने हाइड्रोजन हटा दी, तो ये जो ग्रुप बन रहा है, इसी ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं भाई, यस विनाइलिक ग्रुप या विनाइल ग्रुप। क्या कह रहा हूँ, विनाइलिक कह दो या विनाइल कह दो, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब देखो इस फ्री वैलेंसी से मैं क्या क्या अटैच कर सकता हूँ, देखो समझिएगा। अगर मैं Cl जोड़ दूं तो ये बनता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस कंपाउंड को हमने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन इस कंपाउंड को नहीं देखा कर मैं ये कहूँ कि एक नाम सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC।
जितने भी अपन जो पानी वाले जो पाइप होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं खेतों में, उन पाइपों पे लिखा होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो जो पॉलीमर है ना जो बना हुआ है पीवीसी, वो इसी विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इसी विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है। एक और, अगर मैं यहां पर साइनाइड अटैच कर देता हूं तो ये जगह विनाइल साइनाइड क्या कहलाएगा? ये विनाइल साइनाइड। और इसी कंपाउंड का एक दूसरा नाम है, इसी को अपन बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल कह दूंगा। क्या कह दूंगा इसको? एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है भाई। ऐसे अगर मैं इसी विनाइल ग्रुप से अगर मैं बेंजीन अटैच कर दूंगा तो देखो बहुत गजब का कंपाउंड है भाई ये भी। इसको अपन बोलते हैं स्टाइरीन। क्या कह रहा हूं इसको? स्टाइरीन, STYREN। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर यानी नेम्स है ना वो अपने लिए आसान हो जाते हैं जब अपने को जनरली ग्रुप्स के बारे में पता हो। चलिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन आगे वाले जो टॉपिक है इसी के अंदर वो डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर। नॉमेनक्लेचर के अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्राइबल नॉमेनक्लेचर की। अब ट्राइबल नॉमेनक्लेचर में भी अपन देखो जो सिस्टम्स यूज करेंगे, जिनको बारे में पढ़ेंगे ट्राइबल नॉमेनक्लेचर के अंदर, वो क्या क्या पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल नॉमेनक्लेचर है उसमें सबसे पहले जिन कंपाउंड्स का कॉमन नेम दिया गया है वो किस पे बेस दिया गया है? बेस्ड ऑन सोर्स। किसके बेसिस पर? सोर्स के बेसिस में, यानी जहाँ जो कंपाउंड मिला, जहाँ वो जनरेट हुआ, जहाँ से अपने को ऑब्टेन किया, उसी के बेसिस पर, उसी सोर्स के बेसिस पर उस कंपाउंड का नाम दिया गया है। तो ये पहला है अपन बेस्ड ऑन सोर्स। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे यूज ऑफ एन। एन का मतलब नॉर्मल से भाई, केवल याद रखना एन का मतलब बस एन याद रखना है, नॉर्मल। लेकिन दूसरा अगर मैं आगे यूज करूंगा तो वो होगा यूज ऑफ आइसो। ठीक है, ये टर्म्स हैं जिनको अपन यूज करेंगे कॉमन नेम्स में। ऐसे ही नेक्स्ट रहेगा अपने पास यूज ऑफ नियो और यूज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये अपने को यूज करना है। अब देखो यहाँ मैं केवल और केवल आज केवल इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा। कुछ चीज़ें जैसे कुछ टर्म्स जैसे लॉन्ग कार्बन, अनब्रांच कार्बन चेन, ब्रांच कार्बन चेन और नेचर ऑफ कार्बन, मैं केवल इन दोनों के बारे में डिस्कस करूँगा। इसके आगे वाले जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे इस वाले की। तो केवल अभी आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ब्रांच कार्बन चेन क्या है, अनब्रांच कार्बन चेन क्या है और नेचर ऑफ कार्बन क्या है, ये दो टर्म्स मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगा तो ये पोर्शन भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनब्रांच्ड कार्बन चेन की। समझिएगा, अनब्रांच कार्बन चेन का मतलब ये मैंने कोई कार्बन चेन ले ली जो सीधी सीधी चल रही है। ठीक है, ये कार्बन चेन ले ली सीधी सीधी चल रही है, तो ये जो कार्बन चेन है तो ये है। और एक कार्बन चेन में ये कहूँ कि ये कार्बन चेन चल रही थी। देखो ध्यान रखना, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो अपन जनरली किससे कवर करते हैं? हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन एटम को अपन किसी भी तरह से ब्रांचिंग में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है ना, अपन कार्बन की वैलेंसी के लिए केवल हाइड्रोजन को यूज करेंगे। लेकिन मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन के अलावा कोई सा भी एटम यहाँ लगा दिया। टर्मिनल कार्बन पे न लगा करके, टर्मिनल कार्बन पे न लगा करके अगर किसी भी अदर कार्बन पर हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके कोई से भी ग्रुप लगा दो, वो कार्बन चेन क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि कार्बन चेन के टर्मिनल कार्बन्स पर, टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके इनके किसी भी कार्बन पर कोई सा भी ग्रुप लगा दो, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके, वो कार्बन चेन क्या हो जाएगी? आपकी ब्रांच हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा समझना है। तो ये बात समझ में। अब जैसे ये कार्बन है, अगर मैं इन टर्मिनल कार्बन की बात हो तो इन टर्मिनल कार्बन पे मैंने कार्बन लगा करके यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब ये कार्बन चेन क्या हो गई? ब्रांच। तो यहाँ जो कार्बन चेन है वो अपने पास क्या हो गया भाई? ब्रांच्ड कार्बन चेन। लेकिन अगर सीधी सीधी कार्बन चेन है, इस तरह से चल रही है, भले वो 3 कार्बन की हो, भले वो 2 कार्बन की हो, भले वो 4 कार्बन की हो, इस तरह से,
तो ये कार्बन चेन क्या होगी, अनब्रांच। अब कोई कहे सर मैंने अगर हाइड्रोजन को लगा दिया ऐसे कर दिया तो ये कार्बन चेन ब्रांच नहीं होगी। भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप कहोगे सर ब्रांच नहीं, मैंने कहा हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके अदर कोई सा भी एटम इन दोनों टर्मिनल कार्बन को छोड़कर कहीं पे भी लगा दो, वो क्या कर देगा, कार्बन चेन को ब्रांच कर देगा। तो इस तरह से आप ब्रांच और अनब्रांच कार्बन चेन को पहचानना है। क्यों? क्योंकि अपन ये जो कंपाउंड्स है इन तीनों का जो यूज करेंगे ये किसके लिए यूज होगा, यूज्ड फॉर ब्रांच्ड कार्बन चेन। यानी इनका जो नोमेनक्लेचर होगा वो किसके लिए होगा, ब्रांच कार्बन चेन के लिए यूज होगा। और यहां जो नोमेनक्लेचर होगा वो किसका होगा, अनब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए होगा। अब कहोगे सर बेस्ड ऑन सोर्स में क्या करेंगे, तो देखो मैंने कहा कि बेस्ड ऑन सोर्स में भले वो ब्रांच हो या अनब्रांच हो वो नहीं देखी जाएगी, वो देखा जाएगा कि उसका सोर्स क्या है, जहां से वो मिल रहा है उसी के नाम पे। जैसे अगर आपने नाम सुना हो एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड कहाँ से मिला है, फ्रॉम एसिटम, तो उसी के नाम पे पड़ गया एसिटिक एसिड। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड जो कि एक ऑक्जेलस एसिड से मिलता है उसी के पड़ गया क्या, ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे रेड आंट का नाम सुना हो, लाल चींटियों का, तो उनसे क्या मिलता है, फॉर्मिका, और फॉर्मिका के नाम पे क्या पड़ गया, फॉर्मिक एसिड्स। तो इस तरह से उनके नाम अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अनब्रांच किसके लिए यूज किया जाएगा, नॉर्मल या एन के लिए, और जो आइसो, नियो और सेकेंडरी और टर्सरी है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, ब्रांच्ड कार्बन चेन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये तो था ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग कार्बन चेन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लिया। चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन की। अच्छा टॉपिक है भाई, ये भी समझना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के ही ऑर्गेनिक को अपने लिए क्या करेगी, इजी करेगी। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर के ऑर्गेनिक को अपने लिए क्या करेगी, आसान, इजी कर देगी। चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन्स की। नेचर ऑफ कार्बन्स। अब अगर जनरली मैं कार्बन की नेचर की बात करूं तो कार्बन की नेचर तीन तरह की मिलेगी अपने को। एक प्राइमरी कार्बन, जिसको आप 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं। क्या कह रहा हूं, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। दूसरा रहेगा अपने पास सेकेंडरी कार्बन, या इसको मैं कह दूं 2 डिग्री कार्बन। और तीसरा रहेगा अपने पास टर्शरी कार्बन, जिसको आप क्या कह सकते हो, 3 डिग्री कार्बन कह सकते हो। बात समझ में आई? एक प्राइमरी कार्बन है, एक सेकेंडरी कार्बन है और एक टर्सरी कार्बन है। अब पहचानेंगे कैसे कि जो कार्बन होगा उसकी नेचर क्या होगी, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका देखो, समझिएगा, सबसे आसान तरीका है कि एक कार्बन से डायरेक्टली पार्शियली नहीं, डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच। देखो कैसे, अगर आपसे कहा जाए कि इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो आपको होगा सर 1, ये वाला, तो इस कार्बन की नेचर क्या होगी, 1 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, तो आपको होगा सर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 डिग्री। बात समझ में नहीं समझ में, दोबारा समझो। मैंने ये कार्बन ले लिए, अगर आपसे कहा जाए कि इस कार्बन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये थोड़ी जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, तो कितने कार्बन है ये जुड़े हुए इससे डायरेक्टली, 1, तो ये 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री। और इससे देखा डायरेक्ट कितने जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। बात समझ में? ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करें अपन, अब मैंने Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, OH लगा दिया, Br लगा दिया, हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ देखो इस कार्बन की बात हो तो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ ये, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात हो तो ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए 2 डिग्री। इसकी बात करें तो ये कार्बन, ये कोई कार्बन थोड़ी है, कार्बन चेन का कार्बन देखेंगे, ध्यान रखना इसमें भी, कार्बन चेन का कार्बन, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री। और ये कार्बन अकेला जुड़ा हुआ इससे 1 डिग्री। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इसके लिए कहूँ ये नेचर देखो, समझिएगा, तो अगर मैं कहूँ इस कार्बन से डायरेक्ट कितने जुड़ा हुआ है, तो ये अकेला जुड़ा हुआ, तो ये 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन से देखो, गौर से देखो, इस कार्बन से 1 2 3 यानी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बन की नेचर क्या हो गई, यस 3 डिग्री। इस कार्बन की यस 1 डिग्री, इस कार्बन की 1 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसमें देखो ये डायरेक्ट इस कार्बन से अकेला जुड़ रहा है, ये वाला अकेला, और इससे ये जुड़ रहा है अकेला। देखो इस कार्बन से ये अकेला जुड़ रहा है तो 1 हो गया, तो 1 डिग्री। लेकिन इस कार्बन से इधर भी जुड़ रहा है, इधर भी जुड़ रहा है, ये 2 डिग्री। लेकिन इस कार्बन की बात की जाए तो 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री। ये टर्मिनल है, एक जुड़ा हुआ इसलिए 1 डिग्री, ये भी टर्मिनल है इसलिए एक जुड़ा हुआ, ये भी 1 डिग्री। तो इस तरह से अपन कार्बन की नेचर को भी आसानी से पता लगा लेंगे कि कार्बन 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा।
बात समझ में आई? तो अच्छी तरह से मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे वाली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन सोर्स, और अगर हो सका तो इसी के बारे में बात करेंगे, और अगर ये कवर होता है तो अपन इसका भी कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने देखो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो नया डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं फर्स्ट पार्ट भी डाल रहा हूं और सेकंड पार्ट के भी मैं अब वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूं, यानी सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक के भी मैं वीडियो लेक्चर डाल रहा हूं और जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। इसलिए इन वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देखें, नोट्स बनाएं और आप इस क्वेश्चन ऑर्गेनिक को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव नाइस डे।